हेलो स्टूडेंट, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय पे। आज हम आपके सामने क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम जो कि अभी स्टार्ट हो गया और 21 तारीख को आपका है फिजिक्स मतलब कि साइंस के एग्जाम। और हम इसके लिए आपके सामने ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो आप मात्र ये एक वीडियो देख लीजिए, आपका गंगा नैया पार हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड के लिए, उसका जो 10th एग्जाम है उसमें जो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वो हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं। तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, तो सबसे पहले हम आपके लिए ले आया है फिजिक्स। कि अगर फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करें तो फिजिक्स में आपसे पूछेगा कि भैया बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। दूसरा आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन को बताइए। तीसरा आपसे ओम के नियम को बताइए। चौथा आपको पूछेगा मानव नेत्र। पांचवा क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वो आएगा प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। छठा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि दृष्टि दोष क्या होता है। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने उत्तल एवं अवतल दर्पण को परिभाषित करे और उसका जो उपयोग है ये आपको लिखना है। आगे 6, 7, अगर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तारे क्यों मिटमाते हैं, ये आपका मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। दूसरा वर्ण विक्षेपण क्या है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका 10वां है वो बोल रहा है संयोजन क्या है, संयोजन के प्रकार कितने होते हैं। अगर बात करें ये आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपके फिजिक्स में पूछेगा तो पूछेगा। आगे बात करें, आगे आपके सामने केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिखा हुआ। केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है संक्षारण क्या होता है। मतलब कि आप लोग पढ़े होइएगा कि जंग लगना किसे कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि धातु से अयस्क जो होता है, तो अयस्क से जो हम धातु का निष्कर्षण करते हैं वो कौन सी विधि से करते हैं, कैसे करते हैं, वो है। तीसरा क्वेश्चन आपका है खनिज और अयस्क में अंतर बताए। चौथा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया को समझा। और ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपसे पूछेगा ही। आगे आपका है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका नाम लिखना है, इसका सूत्र लिखना है और इसके उपयोग को बताना है। आगे क्वेश्चन आपका छठा बोल रहा है कि धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। मतलब कि जो सोडा आप धोने में यूज करते हैं कपड़ा धोने में, और वैसे सोडा जो आप खाने में यूज करते हैं, उस दोनों में अंतर क्या है। आगे आपका है विकृत गंधिता क्या है और इसके रोकने के क्या उपाय है। मतलब कि भोजन जो आपका खराब हो जाता है उसको आप कैसे रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका साबुनीकरण, मतलब कि साबुन निर्माण का जो विधि है वो। और आगे आपका रासायनिक समीकरण क्या है, इससे मिलने वाली आपको जो जो सूचना है उसको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में पूछेगा वो आपका है धातु के जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है उनको लिखना है। ये आपके सामने जो है 10 क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप जरूर पढ़कर जाए। अगर बात करें हम लोग बायो की, अगर बायो का बात किया जाए तो बायो में आपसे पूछेगा कि पोषण क्या होता है, पोषण की विधियां कौन कौन सी है और उसके कुछ उदाहरण पूछेगा। आगे पूछेगा कि रक्त क्या है और इसके कौन कौन से प्रकार है, जैसे कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूसीबी होता है, प्लेटलेट्स होता है, इन सभी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। आगे बोलता है मानव श्वसन क्रिया, मतलब कि मानव में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे आपको समझाने के लिए बोला जाएगा। आगे पूछेगा कि डायलिसिस क्या होता है, मतलब कि जब मानव में गुर्दा खराब हो जाता है, नेफ्रॉन खराब हो जाता है, तो रक्त को शुद्ध करने के लिए कृत्रिम विधि होता है जिसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। आगे आपके सामने है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर, मतलब कि जनन दो प्रकार की होती है, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। तो दोनों में अंतर क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन बोलता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मतलब कि मानव में जो पाचन तंत्र है उसका आपका चित्र बनाकर उसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है। और 7वां क्वेश्चन आपका बोलता है कि आहार श्रृंखला क्या है। आहार श्रृंखला कहने का मतलब हुआ कि हम जो भोजन खाते हैं या इस धरती पर जो भी सजीव है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से श्रृंखला बना रहे हैं, चैन बना रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आहार श्रृंखला। 8वां क्वेश्चन आपका बोलता है रक्त और लसिका में अंतर बताएं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है मानव हृदय का सचित्र वर्णन करें, मतलब कि जो मानव हृदय होता है, जो दिल होता है, उसका चित्र बना के उसके कार्य को बताना है, उसकी परिभाषा को बताना है ना। आगे आपका है जाइलम और फ्लोएम, ये तो आपका मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आगे है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाएं, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब हुआ कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रक्रिया कब होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या सहायक होता है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है
WBC और RBC में अंतर, मतलब कि रक्त के जो दो भाग होते थे, एक श्वेत रक्तकण एक लाल रक्तकण, इसमें आपको अंतर बताना है। हमने आपके सामने अभी फिजिक्स के टोटल 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के टोटल 10 क्वेश्चन और बायो के टोटल आपके सामने हम लाए हैं 12 क्वेश्चन, और अभी से आपके पास 2 दिन का समय है। अगर आप ये वन शॉट देख लेते हैं तो आपका नैया पार हो सकता है, आप बड़ी बढ़िया से बढ़िया नंबर से पास हो सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि आगे आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आप लिखिएगा कैसे, उसमें आपको क्या क्या टॉपिक डालना है और किस अनुसार से लिखना है, हम आपको अभी बता रहे हैं। तो चलिए बने रहिए। जैसे कि बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में हम लोग देखे थे कि पहला क्वेश्चन था प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए। तो प्रकीर्णन जैसे ही आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको भैया लिखना क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, और सबसे पहले आपको लिखना है प्रकीर्णन क्या होता है, और प्रकीर्णन जो टॉपिक डालिएगा उसको कहीं ना कहीं आप बोल्ड कीजिएगा, या जैसे कि आपको पता होगा कि एग्जाम हॉल में जो आप पेन लेकर जाइएगा वो 2 पेन का यूज कीजिएगा, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, इसके अलावा आप किसी अन्य कलर का पेन का उपयोग नहीं कीजिएगा। तो जैसे ही आप पॉइंट डालिएगा कि ये प्रकीर्णन क्या होता है तो आप इसको अंडरलाइन डाल लीजिएगा, या अगर आप ब्लू पेन से लिखते हैं तो इसको ब्लैक पेन से दिखाइएगा, ताकि जो आपका कॉपी चेक करने वाला हो उसको पूरी तरह से दिखे कि आपने क्या लिखा है। तो प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन बोलता है जब प्रकाश किसी माध्यम, अब माध्यम कहने का मतलब हुआ कि माध्यम आपका ये वायु हो सकता है, धूल हो सकता है, धुआं हो सकता है, जलकण हो सकता है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस सभी माध्यम में से किसी भी कण पर पड़ती है, मतलब किसी भी माध्यम में हो, अगर इस सभी माध्यम में से किसी भी कण पर पड़ती है, तब उस कण के पास गुण क्या होता है कि प्रकाश को अवशोषित करता है। मतलब कि जैसे ही किसी कण पे प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वो उस किरण को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद उसे सभी दिशाओं में फैला देती है, और यही जो फैलाने की क्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरा बोलता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन आप तो लिख दिए हैं, अब इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या आता है, मेन पॉइंट्स क्या क्या आता है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर अब आप लिखिएगा मूल बिंदु, मुख्य बिंदु, और इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि वो हाईलाइट्स हो जाए। बोलता क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन जो होता है, तो प्रकीर्णन में प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में न जाकर चारों बगल फैल जाती है। हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में जाता है, लेकिन अगर प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन में प्रकाश सीधी रेखा में न जाकर उस कण के, जिस कण से वो प्रकीर्णित हो रही है, जिस कण से वो फैल रही है, उसके चारों तरफ फैल जाती है। दूसरा बोल रहा है यह घटना माध्यम के कणों के आकार और प्रकाश के तरंग पर निर्भर करता है। मतलब बात करें कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस पे डिपेंड होता है, किस पे निर्भर होता है, तो भैया ये निर्भर होता है कि जो माध्यम में जो कण का आकार है और प्रकाश तरंग की जो, मतलब प्रकाश जो आ रही है उसकी तरंगदैर्घ्य कितना है। अगर तीसरा बात करें कि छोटी तरंगदैर्घ्य, मतलब कि जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य होती है इसमें 2 होती है, एक छोटा होता है एक सबसे बड़ा होता है। तो छोटा जो होता है उसको हम नीला प्रकाश को छोटा तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, और बड़ा जो होता है उसको हम लाल प्रकाश कहते हैं। तो बोलता क्या है कि जो छोटी तरंगदैर्घ्य होती है, मतलब जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, अधिक होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है मतलब कि बड़ा होता है, अगर उसके मतलब तरंगदैर्घ्य की बात करें तो उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है। ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। जैसे हमने आपके सामने भी बताया कि जैसे आपको टॉपिक बना के लिखना है कि प्रकीर्णन क्या होता है, तो सबसे पहले आपको प्रकीर्णन लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, फिर ये होता क्या है, और इससे संबंधित जो भी मुख्य बिंदु हो उसे आपको लिख दीजिएगा। जैसे ही आप इसे ऐसे लिखिएगा तो आपका एग्जामिनर जो होगा वो आपको कहीं ना कहीं 5 में 5 नंबर देने से नहीं घबराएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन को समझाइए। अगर आप अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो इसे जरूर पढ़ लीजिए, ये 100% है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा ही तो रहेगा, मतलब श्योर है कि प्रकाश का परावर्तन आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा। जैसे क्या बोलता है कि प्रकाश के परावर्तन, तो हमने थोड़ा देर पहले आपको समझाए थे कि जैसे कोई भी टॉपिक आपसे पूछे तो सबसे पहले आपसे पूछ क्या रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन, तो आपको प्रकाश का परावर्तन लिखना है, उसको कहीं ना कहीं कलर चेंज कर देना है और उसको कहीं ना कहीं अंडरलाइन कर देना है, ताकि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने वाला उसका डायरेक्ट फोकस उस टॉपिक पे पड़े कि आपने लिखा क्या है। तो बोलता क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह, अब चमकदार सतह कहने का मतलब है कि वो आपका दर्पण हो सकता है, पानी हो सकता है, या किसी भी धातु हो सकता है, से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तब इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से आएगी और आने के बाद वो चमकदार सतह में आपका दर्पण हो सकता है,
पानी हो सकता है या किसी भी कोई भी धातु हो सकता है, उस पे जैसे ही पड़ेगा और पड़ने के बाद वो उसको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस उसी माध्यम में भेज देती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आगे क्या बोला है कि अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश के परावर्तन को हम लोग कहाँ देखते हैं, तो आप मिरर के सामने जो अपना चेहरा देखते हैं, तो वो आपका जो चेहरा दिखाई देता है मिरर में, वो कहीं ना कहीं प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। आगे है, जैसे ही आप ये टॉपिक लिख लीजिएगा, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि एक बड़ा सा डायग्राम बना ले। जैसे ही आप ये डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपका कहीं ना कहीं कॉपी में पेज पे डिपेंड करता है कि कितने पेज में आप लिखे हैं, तो जैसे ही आप लिखिएगा उसके बाद आप डायग्राम बना लीजिएगा साफ। और डायग्राम बनाते समय ये याद रखिएगा कि आपका जो डायग्राम हो वो कहीं ना कहीं आप पेंसिल से बनाएं। अगर आप कलम से बनाते हैं तो एग्जामिनर उस डायग्राम के तहत आपका 1 नंबर डायग्राम पे जो मिलने वाला है उसको काट लेगा। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं आपको 3 नंबर मिलेगा। मतलब कि डायग्राम नहीं बनाने का नतीजा ये होगा कि आपका 2 नंबर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो काट लेगा। तो आप क्या बनाइएगा, उसके बाद आप एक चित्र बनाइएगा, और चित्र बनाने के बाद आपको दिखेगा कि इसमें जो किरण आ रहा है वो आपका आपतित किरण है, जो किरण सतह से टकराकर जा रहा है आपका वो परावर्तित किरण है। तो इसको दर्शा दीजिएगा, और इसमें जो जो चीज आपको दिख रहा है कि आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु है, ये सभी को आप कहीं ना कहीं परिभाषित, जैसे हमने लिखा है आपतित किरण, परावर्तन से जुड़े मुख्य शब्द, मतलब कि प्रकाश के परावर्तन से जो जो संबंधित शब्द रहेगा कि परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तन कोण के, सबको आपको एक लाइन में डिफिनेशन देना है। जैसे हमने लिखा आपतित किरण, तो लिखा है सतह पर गिरने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से जो किरण आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे। दूसरा आपके सामने है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहने का मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो लिखा हुआ है कि सतह से लौटने वाली किरण, मतलब कि सतह पर पड़ा और वहां से जो लौट रहा है वापस, वो आपका क्या कहलाता है, परावर्तित किरण कहलाता है। आगे लिखा हुआ अभिलंब। अभिलंब कहने का मतलब हुआ कि आपतित किरण जो है और परावर्तित किरण जो है वो कहीं ना कहीं एक बिंदु पे मिला है, और जिस बिंदु पे मिला है वहां पर एक लंब डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। डिफिनेशन क्या बोलता है, सतह पर गिरने वाले बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक लंब रेखा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। आगे आपके सामने है आपतन कोण। आपतन कोण कहने का मतलब हुआ कि जो आपका आपतित किरण है और जो आपका अभिलंब है, तो ये आपका आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसी तरह से आपका है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण बोलता है कि परावर्तित किरण जो है और जो अभिलंब है इसके बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। आगे आपको इसके आगे जैसे ही चित्र बना लीजिएगा, चित्र से संबंधित जो भी बात है ये दे दीजिएगा। इसके बाद आपको लिखना क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं भैया, तो नियम इसके होते हैं 2। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब आपको लिखना है कि इसमें पहला नियम क्या है। तो पहला नियम बोलता है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि आपतन कोण जो हुआ आपका साइन आई हो गया, कोण आर हो गया, और परावर्तन कोण आपका कोण आर हो गया, और ये जो दोनों कोण होता है वो कहीं ना कहीं बराबर होता है, इक्वल होता है। ये बोलता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, मतलब जो किरण आ रहा था, परावर्तित किरण मतलब जो किरण सतह से टकराकर जा रहा है, और अभिलंब मतलब दोनों के बीच में जो लंब था वो तीनों कहीं ना कहीं कहां रहेगा, तो एक ही तल में रहता है। ये होता है आपके प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। आगे बोलता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी भैया कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अगर ये आप एग्जाम में नहीं लिखते हैं तभी भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय बचा हुआ, आपके पास पेज बचा हुआ, आपको ये अपने आप में विश्वास है कि हम लिख सकते हैं, तो बेहतर बनाने के लिए आपको दोनों चीज को लिख देना पड़ेगा कि परावर्तन के 2 प्रकार होता है, एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो सतह होगा वो चिकना होगा और चमकदार होगा। अनियमित की बात करें, इसमें जो सतह होता है वो खुरदरी होता है, मतलब उबड़ खाबड़ होता है। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो भी परावर्तित
अपरावर्तित किरण है वो आपस में समांतर होती है, मतलब वो जितना एंगल के साथ आएगा उतना ही एंगल पे वापस जाता है। लेकिन जो अनियमित परावर्तन होता है वो अलग अलग दिशा में फैल जाता है, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि असमांतर है ना। ये आपका रहेगा प्रकाश के परावर्तन। जैसे ही आपके क्वेश्चन में आया कि प्रकाश के परावर्तन को समझा, तो सबसे पहले आपके प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसका डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद उसका डायग्राम बनाना है, और उसमें जो आपका संबंधित शब्द है जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस सबको एक एक लाइन में आपको डिफाइन कर देना है। उसके बाद जो आपके प्रकाश के अपरावर्तन का नियम है, तो नियम कितने थे भैया? तो नियम दो थे। एक नियम क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होता है। दूसरा नियम था कि आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो कहीं ना कहीं एक ही तल पे होता है। अगर आप इतना चीज लिख देते हैं तो आपका जो कॉपी चेक करने वाले सर आएंगे वो आपको कहीं ना कहीं टोटल 5 नंबर का होगा, तो आपको 5 में 5 नंबर देकर आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, ओम के नियम की व्याख्या करें। मतलब कि ओम का जो नियम होता है उसको आपको लिखना है। अगर बात करें कि ओम का नियम होता क्या है, तो आपको जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले लिखना है ओम का नियम, और इस चीज को लिख के आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना। आगे बोलता क्या कि ओम का नियम जो है वो कौन दिया था? तो जर्मन के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम था। वो एक नियम का प्रतिपादन किए थे जिसे क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। अगर बात करें कि नियम क्या बोलता है, तो ये जो नियम है वो कहीं ना कहीं विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, मतलब कि तीन पे आधारित है। क्या क्या है? एक विद्युत धारा है, दूसरा विभवांतर और प्रतिरोध है। इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को दर्शाकर, उस संबंध को स्थापित करके एक नियम दिए जिसे बोलते हैं ओम का नियम। अगर बात करें कि इसका प्रॉपर नियम क्या बोलता है, तो नियम क्या बोलता है कि नियत ताप पर, मतलब कि आपका जो तापमान रहेगा, आपका जो ताप रहेगा वो नियत रहेगा, एक बराबर रहेगा, पर किसी चालक से प्रभावित धारा, मतलब कि आपका जो नियत ताप है वो क्या है? नियत है। और उस ताप के दौरान जो चालक से जो आप विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिएगा, तो उस समय जो उस पर विभवांतर लगेगा वो लगाए गए विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है? तो ओम का नियम बोलते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं बी समानुपाती आई। मतलब कि विद्युत धारा जो है वो, मतलब कि इसमें जो प्रभावित धारा हो रहा है वो कहीं ना कहीं ताप के क्या है? समानुपाती है, और इसी को हम लोग लिखते हैं V बराबर आई आर। ये जो आई आर लिखे हैं वो क्या होता है? आपका नियतांक होता है, मतलब बराबर होता है, नियत होता है, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध भी बोलते हैं, या आप इसके नियतांक भी बोल सकते हैं। अगर बात करें इसमें V क्या होता है, तो भैया V आपका क्या होता है? विभवांतर होता है। और बात करेंगे आई का, तो ये आपका होता है विद्युत धारा होता है। ये जो आपका ओम का नियम है ये आपके 2 नंबरिया में पूछेगा, और मस्त क्वेश्चन है, आप इसके याद करके जाइए, एक बार इसे देख लीजिएगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन है मानव नेत्र। अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो फिर समझिए आपका गया। मतलब इस बार आपको पढ़कर ही जाना है कि मानव नेत्र होता क्या है, और ये कहीं ना कहीं आपको पूछेगा 5 नंबर के क्वेश्चन में, मतलब 5 नंबरिया होने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा कि मानव नेत्र क्या है, और जैसे ही ये क्वेश्चन पूछेगा आपको विस्तार से लिखना है। सबसे पहले मानव नेत्र होता क्या है, फिर उसका एक बड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा, और उसके जो जो पार्ट्स होते हैं वो सभी के बारे में 1-2 लाइन लिख दीजिएगा, फिर उसका उपयोग लिख लीजिएगा। ये आपका डिटेल हो जाएगा। और 5 मिनट जैसे कि हम आपके सामने लिखे हैं कि सबसे पहले मानव नेत्र, तो आपको टॉपिक डालना है मानव नेत्र और उसे अंडरलाइन कर देना है, और वहां से उसके नीचे से आपको परिभाषा लिखना है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक प्रकार का गोलीय प्रकाशीय यंत्र है। अगर मानव नेत्र की बात करें तो क्या होता है? एक प्रकाशीय यंत्र होता है जो हमें कहां से मिला है? तो कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा मिला है, मतलब इसे हमने नहीं बनाया है कि, और ये यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? तो किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर बात करेंगे कि मानव नेत्र का, तो क्या बोलता है कि एक प्रकार का प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है और प्रकाशीय यंत्र है, इसी के सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डिफिनेशन। और जैसे ही डिफिनेशन आप परिभाषा लिख लीजिएगा, उसके बाद एक आप मानव नेत्र का एक बड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा, जो कि बनाइएगा किसकी सहायता से? तो पेंसिल की सहायता से। और उसमें आप दर्शा लीजिएगा कि आपका आइरिस क्या होता है, आपका कोलाइड कहाँ होता है, आपका श्वेत पटल कहाँ होता है, आपका दृष्टि पटल कहाँ होता है, आपका कॉर्निया क्या होता है। ये सभी भागों को
दिखा दीजिएगा। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर पे जो डायग्राम बनाइएगा वो कहीं ना कहीं आप पेंसिल से बनाइएगा, क्योंकि पेंसिल से बनाइएगा तो आप उसको सटीक भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कलम से बनाइएगा आप उसको नहीं मतलब सही कर सकते। दूसरा बात ये होता है कि जैसे ही आप कलम से बनाइएगा तो एग्जामिनर जैसे ही देखेगा कि आपका जो डायग्राम पेन से बना हुआ है, डायग्राम का आपको मिलता है 2 नंबर, अगर वो पेन से बना है तो आपका 1 नंबर पेन से बनाने के लिए काट लिया जाएगा। अब जैसे ही बनाइएगा तो उसके नीचे आपको डायग्राम बना लीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा कि मानव नेत्र के भाग क्या क्या होते हैं। तो मानव नेत्र की अगर भाग किया जाए तो मानव नेत्र में सबसे पहला भाग होता है नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक के अब जैसे लिख दीजिए नेत्र गोलक, इसके बारे में फिर एक लाइन लिख दीजिएगा। नेत्र गोलक क्या बोलता है कि मानव नेत्र या आंख का वह भाग जो गोल होता है नेत्र गोलक कहलाता है। मतलब कि मानव नेत्र का वो भाग जो पूरा गोल होता है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है, तो ये जो गोल भाग आपको दिख रहा है वो आपका क्या कहलाता है, नेत्र गोलक कहलाता है। आगे आपके सामने है दूसरा पॉइंट क्या है कि श्वेत पटल क्या होता है। तो श्वेत पटल बोलता है कि नेत्र गोलक के बाहरी भाग सफेद एवं मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है। मतलब कि अगर हम बात करें मानव नेत्र की, तो जो आपको सामने से जो दिख रहा है कि मानव में जो आंख में जो व्हाइट भाग होता है, जो कि क्या होता है, तो भैया अपारदर्शी चमड़े से बने होती है। मतलब वो अपारदर्शक होता है, उसके आर पर आप नहीं देख सकते, तो उसे क्या बोलेंगे, श्वेत पटल बोलेंगे। अगर आगे बात करें, आगे इसमें आपका अगर आगे की पॉइंट है तो इसमें पॉइंट एक आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या बोलता है कि श्वेत पटल का जो अगला अगला भाग होता है। अब श्वेत पटल मतलब कि आपके आंख में जो जैसे ही देखिएगा तो उसमें आपका जो आगे का भाग पूरा जो व्हाइट होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है, जो आपको दिख रहा है आगे से। और इसका अगला भाग जो उभरा होता है और पारदर्शी होता है, मतलब कि आपके सामने आंख में अगर देखिएगा ना तो एक ब्लैक कलर का भाग होता है, उसमें आप देखिएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं अंदर का भाग उसमें दिखता है। मतलब वो कैसा होता है, आपका पारदर्शी होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया कॉर्निया बोलते हैं। आगे है आपके सामने कोराइड। कोराइड क्या बोलता है कि श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की, मतलब कि श्वेत पटल जो आपका हुआ और श्वेत पटल के नीचे एक परत होता है जिसका रंग क्या होता है भैया, तो गहरा होता है, और ये भूरे रंग की परत होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया कोराइड बोलते हैं। आगे आपके सामने आता है नेत्र लेंस। बोलता है सिलियरी पेशिया जिलेटिन नामक पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ की बनी एक उत्तल लेंस होती है। मतलब कि अगर मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र के अंदर एक पेशिया होती है जिसे क्या बोलते हैं, सिलियरी पेशिया बोलते हैं, और एगो पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिलेटिन बोलते हैं। और ये जो जिलेटिन होता है भैया क्या होता है, आपका पारदर्शक होता है, इससे बना एगो लेंस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेत्र लेंस बोलते हैं। और ये जो नेत्र लेंस होता है आपका किसकी तरह होता है, तो आपका उत्तल लेंस की भांति होता है। आगे बोलता है आपका परितारिका या आइरिस। तो बोलता है कोराइड का अगला भाग जो अपारदर्शी परत सिकुड़ने एवं फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होती है, जिसे क्या बोलते हैं, आइरिस या परितारिका बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोराइड का जो अगला भाग हुआ, मतलब कोराइड का जो आगे का भाग होता है वो आपका कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, और ये जो परत होता है वो कहीं ना कहीं सिकुड़ने वाली होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, परितारिका या आइरिस बोलते हैं। आगे आपके सामने है दृष्टि पटल या रेटिना। बोलता है कि नेत्र गोलक का सबसे भीतरी परत जो होता है वो सूक्ष्म ग्राही होता है। मतलब कि नेत्र गोलक जो हुआ तो उसका सबसे अंदर का परत जो आपको आगे से, मतलब अगर किसी भी मानव में देखे तो आपको नेत्र से आपको दिख नहीं सकता है, वो अंदर का भाग होता है, और ये जो होता है सूक्ष्म ग्राही होता है। कहने का मतलब हुआ आप जो भी चीज को देखते हैं वो छोटा हो या बड़ा हो उसको वो अपने अंदर ग्रहण करता है, तो वो आपका कहलाता है भैया दृष्टि पटल या रेटिना। मतलब कि आप जैसे ही किसी किसी को देखते हैं तो जो आपका चित्र बनता है वो कहीं ना कहीं आपका कहाँ बनता है भैया, तो दृष्टि पटल या रेटिना पे बनता है। आगे आपके सामने है नेत्रोड। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच जलीय द्रव भरा होता है। मतलब कि आपका जो कॉर्निया है और क्या है, नेत्र लेंस है, तो इन दोनों के बीच में जलीय द्रव भरा रहता है ताकि ये दोनों आपस में टकराए नहीं, क्योंकि जैसे ही ये आपस में टकराएंगे तो ये कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे। तो इसके टकराव को बचाने के लिए इसमें क्या होता है, तो एक द्रव भरा रहता है जिस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो नेत्रोद बोलते हैं। आगे है कचाव द्रव। मतलब कि एक द्रव होता है आपका नेत्रोद और दूसरा द्रव है आपका कचाव द्रव। बोलता क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, मतलब कि मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है, जो लेंस होता है, तो लेंस कौन सा होता है आपका,
उत्तल लेंस होता है। तो उस लेंस और रेटिना के बीच में भी एक द्रव होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तो भैया काचाभ द्रव बोलते हैं। आगे है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता कहने का मतलब हुआ जैसे ही आपके पास कैमरा है तो आप कैमरा में क्या करते हैं, जूम इन करते हैं, जूम इन आउट करते हैं। तो ये जो कर रहा है वही आपका कहलाता है समंजन। बोलता है कि मानव नेत्र की सहायता से दूर तथा पास रखी वस्तु को अपनी फोकस को बदलकर, मतलब कि आप मानव नेत्र की बात करें तो वो किसकी तरह होता है तो भैया उत्तल लेंस की तरह होता है। तो जैसे ही लेंस में हम लोग जूम इन जूम आउट करते हैं, मतलब फोकस को बढ़ाते हैं, फोकस को घटाते हैं, उसी तरह से जो हमारा नेत्र होता है, हमारा जो आंख होता है, वो दूर रखी वस्तु और नजदीक रखी वस्तु दोनों को क्या करता है, अपने फोकस को बदलकर ऑब्जर्व कर लेता है, देख लेता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। आगे नोट्स में कुछ पॉइंट अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो बोलता है कि मानव सामान्य नेत्र की सहायता से 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत पर रखी वस्तु को देख सकता है। मतलब कि अगर मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र जो होता है वो 25 सेंटीमीटर, अगर सामान्य नेत्र की बात करें मतलब कि किसी और चीज की आप उपयोग नहीं करेंगे तो 25 सेंटीमीटर निकट, और दूर की बात करें तो वो अनंत तक की वस्तु को देख सकता है। दूसरा क्या बोलता है कि मानव नेत्र द्वारा दूर बिंदु तथा निकट बिंदु, मतलब कि मानव नेत्र जो आपका आंख है वो सबसे दूर का बिंदु क्या देख रहा है और सबसे नजदीक का बिंदु क्या देख रहा है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी रहता है उस दूरी को क्या बोलते हैं, दृष्टि प्रास बोलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बोला था प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए, है ना। ये जो आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन है, ये हर साल एग्जाम में पूछता ही पूछता है। या तो परावर्तन पूछेगा नहीं तो अपवर्तन पूछेगा। अपवर्तन क्या बोलता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करती है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि दो माध्यम रहेगा और दो माध्यम जब रहेगा और उससे जब प्रकाश को गुजारेंगे तो एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में जब जाता है तब उसकी गति बदलने के कारण उसकी दिशा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब दिशा बोलता क्या है कि जब प्रकाश की किरण है अब वो गुजर रहा है, गुजरते समय होता क्या है, उसका माध्यम बदला, जैसे ही माध्यम बदलता है तब उसका गति बदल जाता है, और गति जैसे ही बदलता है तब उसका दिशा भी बदल जाता है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो पानी में डूबा हुआ पेंसिल आपको टेढ़ा दिखाई देता है। अगर आपको देखना है तो क्या कीजिए, एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में एक पेंसिल या कोई भी डंडा डालिएगा तो वो क्या होगा, जैसे ही पानी के अंदर जाएगा तो माध्यम आपका दो हो गया, नीचे का माध्यम पानी मतलब द्रव है, ऊपर का मतलब हवा हो गया। तो माध्यम बदला तो अंदर का जो डंडा है वो कहीं ना कहीं अपने स्थान से बदला हुआ दिखाई देगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। यही क्रिया कहलाता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने आपके बताया था आपको कि लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक डालना है प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन क्या होता है आपको ये समझा देना है। उसके बाद जो अपवर्तन का डायग्राम है वो आपको डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने का हम तरीका आपको पता है कि एग्जाम हॉल में आपको डायग्राम हमेशा पेंसिल की सहायता से बनाना है, और जैसे ही डायग्राम बना लीजिएगा उसके बाद आप देखिएगा कि आपको डायग्राम में एक किरण होता है आपतित किरण, दूसरा होता है अपवर्तित किरण, और एक माध्यम होता है और एक अभिलंब होता है। इस जितना भी चीज आपको दिख रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, इस सबको आपको क्या करना है, डिफाइन कर लेना है। एक ही लाइन में क्यों ना हो, आपको डिफिनेशन वहां, परिभाषा वहां पे लिख देना है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ आपके सामने सबसे पहला है कि आपतित किरण। तो हम लोग परावर्तन में भी पढ़े थे कि जो प्रकाश किरण किसी सतह या माध्यम की सीमा पर आकर गिरता है, मतलब कि आने वाला जो किरण होता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें माध्यम होता है, तो वही बोलता है कि माध्यम की सीमा पर जो आकर किरण गिरता है उसे बोलते हैं आपतित किरण। दूसरा इसका पॉइंट इसमें है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण का मतलब हुआ कि वैसा किरण जो आपतित किरण ही होता है लेकिन उसका मार्ग बदल जाता है, उसका माध्यम बदल जाता है, तो उस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। बोलता क्या है कि जब आपतित किरण माध्यम बदलने पर दिशा बदलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब कि किरण तो है आपतित किरण ही, लेकिन होता क्या है कि जब उसका माध्यम बदल जाता है तो माध्यम बदलने के बाद वो दिशा बदल जाता है, उसका दिशा बदल जाता है, और दिशा बदलने के बाद वो जब वो दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तब उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। आगे बात करेंगे कि अपवर्तन में नियम क्या होता है। जैसे प्रकाश के परावर्तन में दो नियम होता था,
सेम उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन में भी दो नियम होता है। पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, मतलब कि जो आपका आने वाला किरण हुआ जो माध्यम पे की सतह पे आके मिल रहा है और माध्यम के बाद जो किरण अपना दिशा बदल रहा था अपवर्तित किरण, और दोनों के बीच में जो अभिलंब है वो तीनों कहां पे होता है, तो भैया एक ही तल पे होता है। ये अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम बोलता है कि इसमें जो साइन आई और साइन आर है इन दोनों का मान जो बराबर होता है स्थिरांक होता है। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। मतलब ये स्थिरांक कहने का मतलब हुआ कि जो एंगल आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना उसका जो मान होता है वो कहीं ना कहीं एक स्थिरांक मान के चलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं साइन आई बटा में साइन आर। ये हो गया। आगे बोलता है कि इसमें कुछ नोट्स अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं। तो नोट्स में क्या लिख सकते हैं, पहला नियम बोलता है कि माध्यम बदलने पर किरण के व्यवहार। तो हम लोग पहले बताते कि जैसा ही कोई किरण है वो माध्यम में, जैसे ही किरण है भाई क्लीन, हाँ, जैसे ही किरण है अगर वो माध्यम में बदला, जैसे मान लीजिए कि आपका ऊपर का एक अलग मीडियम है और नीचे का आपका दूसरा माध्यम है, नीचे का आपका दूसरा माध्यम है, और जैसे ही प्रकाश यहां से आएगा तो यहां से आने के बाद ये आपका अभिलंब होता है। तो या तो ये जो किरण होगा वो इसको आना चाहिए था ये सीधे, ये किरण या तो अभिलंब से दूर जाएगा या तो अभिलंब के पास आता है। मतलब वही जो माध्यम का जो किरण का व्यवहार होता है वो किरण देखेंगे। तो किरण का व्यवहार माध्यम पर डिपेंड करता है। एक माध्यम आपका होता है सरल सघन और एक माध्यम होता है आपका विरल। तो पहला का माध्यम है विरल। विरल माध्यम क्या बोलता है कि जब सघन जाने पर प्रकाश जो होता है अभिलंब की ओर मिलता है और विरल में जैसे ही जाता तो यह अभिलंब से दूर भागता है। इसका समझने का ट्रिक होता है कि जैसे मान के चलिए आप सड़क पे साइकिल चला रहे हैं और जैसे ही सड़क पे आप साइकिल चलाइएगा तो मान के चलिए सड़क पे आपका मतलब पूरा भीड़ भाड़ नहीं है, मतलब साफ खाली है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप भीड़ में जा रहे हैं, मतलब खाली जगह है, मतलब वो क्या है, विरल है। तो विरल में आप क्या करते हैं, पूरा बीच सड़क पे चलते हैं तो आप क्या चल रहे हैं, जो आपका साइड चलने का तरीका है, जो आपका अभिलंब है उससे आप दूर भाग रहे हैं। लेकिन अगर वही सड़क पे पूरा जाम लग जाए तो आप कोशिश कीजिए कि हम साइड पकड़ लें, मतलब आप अभिलंब की ओर भागिएगा। तो ये आपका सघन और विरल याद करने का तरीका है। तो इतना पॉइंट अगर आप एग्जाम हॉल में लिख के आते हैं तो अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको 5 में 5 नंबर एग्जामिनर जरूर देकर जाएगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा दृष्टि दोष। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम हॉल का, ये पूछेगा ही, दम लिख के ले जाइए। डिट्टो के साथ हम बोल रहे हैं आपके एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा और आप बढ़िया से लिख कर आइएगा। लिखना क्या है कैसे है ये हम आपको साथ साथ समझा कर चलेंगे। बोलता है दृष्टि दोष क्या होता है, बोल रहा है कि जब मानव नेत्र दूर तथा निकट रस की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तब इसे दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि मानव का जो आंख होता है, हमारा जो आंख है वो दूर का वस्तु या निकट का वस्तु दोनों में से अगर कोई या दोनों को अगर स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए मानव नेत्र जो होता है, नेत्र जो होता है उसमें दृष्टि दोष के कुल कितने प्रकार होते हैं। तब भैया दृष्टि दोष के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया बोलते हैं, दूसरा आपका दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरटोनिया बोलते हैं, और तीसरा आपका जरा दूर दृष्टि दोष है ना। तो ये आपका 3 को दृष्टि दोष होता है। पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा आपका है जरा दूर दर्शिता। तो आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लिखिएगा दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष का डिफिनेशन क्या बोलता है कि जब मानव नेत्र को दूर या निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देखता है, नहीं देख पाता है, तब उसे बोलते हैं दृष्टि दोष। हो गया। अब आपको लिखना है दृष्टि दोष के प्रकार। तो दृष्टि दोष के प्रकार कितना होता है, तब भैया 3 प्रकार होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। अब हम लोग जो नेत्र दोष के 3 प्रकार थे, तीनों प्रकार पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक ये तीनों के बारे में आप नहीं लिखिएगा आपको एग्जाम हॉल में 5 नंबर में 5 नहीं मिलने वाला है, ये बात याद रखिएगा। तो पहला आपका दोष था निकट दृष्टि दोष। निकट नाम से लग रहा है कि निकट का दोष होना चाहिए, लेकिन ये अलग होता है, इस पे फोकस करके जाइए। बोलता क्या है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। नाम से तो है कि निकट दोष,
लेकिन इसमें नहीं दिखाई देता है दूर का। तो जब मानव नेत्र को दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है तब उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष जो हुआ तो उसके दोष के कारण क्या होते हैं, वो होता किस लिए है, तो बोलता क्या है कि दोष के कारण आपको सेम इस प्रकार से टॉपिक डालना है कि निकट दृष्टि दोष के कारण। तो कारण क्या होता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। हम लोग पढ़े हैं कि मानव नेत्र का जो गोला भाग होता है वो नेत्र गोलक कहलाता है, और यही भाग जब थोड़ा लंबा की ओर हो जाता है, मतलब थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसी के कारण क्या होता है, आपका निकट दृष्टि दोष होता है। दूसरा बोल रहा है नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, मतलब कि आपके आंखों में जो लेंस होता है उसे बोलते हैं नेत्र लेंस, और जब ये लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाए तब इसके कारण भी आपका क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब हमने पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसके कारण क्या है, और जब कारण पढ़ लिए तो इसका उपचार भी जानना जरूरी है। तो आगे हम लोग लिखेंगे उपचार क्या होता है। तो उपचार लिखा है अपसारी या अवतल लेंस का उपयोग कर दूर रखी वस्तु को देखा जा सकता है। मतलब कि जैसे ही आपको निकट दृष्टि दोष हो जाए तो आपको यूज क्या करना है, अपसारी या अवतल लेंस। जैसे ही आप अवतल लेंस या अपसारी लेंस का यूज करते हैं तब आप दूर की वस्तु को भी देख पाइएगा। ये आपका हुआ निकट दृष्टि दोष। आगे आपका सामने दिख रहा है दूर दृष्टि दोष। तो नाम से तो है दूर, लेकिन इसमें होता है इसके जस्ट उल्टा, मतलब निकट का। तो लिखता क्या है, वैसा दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है ना। ये आपका दूसरा दोष है, यह है दूरदृष्टि दोष। तो बोलता है कि निकट की वस्तु जब नहीं दिखाई देगा तब उसे बोलते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। अब जैसे निकट दृष्टि दोष में कारण देखे थे, ठीक उसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष के कारण देखेंगे। तो दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। मतलब आपका नेत्र गोलक अगर लंबा हो जाए तो आपको होता है निकट दृष्टि दोष। अगर आपका नेत्र गोलक जो है वो हो जाए छोटा तब आपको होता है दूर दृष्टि दोष। दूसरा बोलता है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, मतलब आपके आंखों में जो लेंस लगा हुआ है अगर वो मोटा हो जाए तो निकट दृष्टि दोष, अगर वो पतला हो जाए तो दूरदृष्टि दोष। अब जैसे हम लोग दोष के कारण देखें, ठीक उसी प्रकार हम लोग अब इसी दोष का उपचार देखेंगे कि इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में हम किए थे अवतल लेंस का, तो ठीक उसी तरह से अब जब आपको निकट दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष जैसे ही होगा आपको तो निकट की वस्तु देखना है दूर दृष्टि दोष में, तो उसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे, अभिसारी या उत्तर लेंस का। अब आगे आपका तीसरा टॉपिक था जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता कहने का मतलब हुआ कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था में चला जाता है, मतलब कि जब मानव जो है वो वृद्धा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब होता क्या है कि उनकी आंखों में जो लेंस लगा होता है, तो आंखों में लेंस होता है उसको नेत्र लेंस बोलते हैं, तो उनकी लचक कम हो जाती है। लचक कहने का मतलब होता है कि उसमें जो जूम इन जूम आउट करने का शक्ति होता है, समंजन करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा सिलियरी पेशी की समंजन क्षमता कम जाती है, जिस कारण निकट तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। बोलता क्या है कि जरा दूरदृष्टि दोष बोलता है कि जब मानव नेत्र जब मानव बूढ़ा हो जाए, तो बूढ़ा जैसे ही होगा तो उसके आंख का जो समंजन क्षमता है वो कम जाता है, वो घट जाता है। अब जैसे ही समंजन क्षमता घट जाता है तब होता क्या है कि उसके जो सिलियरी मांसपेशी है वो समंजन करने की क्षमता खो देती है, और जैसे ही समंजन करने की क्षमता खो देती है तब ना उसको दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है और ना निकट का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, तब इसे बोलते हैं हम लोग जरा दूरदर्शिता। अब इसका उपचार क्या है, इसका कारण है कि बस बूढ़ा हो गया। अगर उपचार की बात करें तो उपचार में होता है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस करने का मतलब हुआ वैसा लेंस जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रयुक्त हो, तब उसे बोलते हैं हम लोग बाइफोकल लेंस, है ना। तो ये आपका टॉपिक रहा दृष्टि दोष का। तो हम लोग एक बार थोरो रिवीजन करते हैं। दृष्टि दोष बोलता क्या था कि जब मानव नेत्र को निकट या दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, नहीं दिखता है, तब दृष्टि दोष कहलाता है। फिर आगे क्या लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार है। सबसे पहले आपको तीनों का नाम लिखना है, निकट दृष्टि दोष, फिर आपका लिखना है दूर दृष्टि दोष, फिर आपको लिखना है जरा दूरदर्शिता। उसके बाद जो तीनों का
डिफिनेशन है वो लिखेंगे, फिर तीनों का जो कारण है वो लिखेंगे, और फिर तीनों का जो इलाज है वो लिखेंगे, मतलब उपचार है वो लिखेंगे। अगर इतना आप एग्जाम हॉल में करके आते हैं तो आपको फिर से वही 5 में 5 जो नंबर है वो आपको मिल के जाएगा, वो 5 में 5 आपको मिल के जाएगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जैसे ही हम लोग नाइट का समय में होता है, रात का समय होता है, तो हम लोग आकाश की तरफ अपना सर घुमाकर देखते हैं, तो हमको लगता है कि जो तारा है वो टिमटिमा कर रहा है, टिमटिमा रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, साइंस में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए भैया तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए लिखता क्या है कि जब हम तारों को देखते हैं तो उसकी चमक घटती या बढ़ती रहती है, तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। मतलब जैसे ही हम आकाश में देखेंगे, आसमान में देखते हैं, तो हमको लगता है कि तारा का जो प्रकाश है वो कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि तारा टिमटिमा रहा है। आगे बोलता है कि तारे तथा मानव नेत्र के बीच अनेक माध्यम है। अब तारा बहुत दूर पे है और हम लोग बहुत नीचे हैं, तो हम लोगों के बीच में जो है बहुत सारा माध्यम है। माध्यम क्या हो सकता है, धूलकण होगा, जलवाष्प होगा, गैस होगा, ये सारी बहुत सारा धूलकण है, ये सारी बहुत सारी माध्यम है। और जैसे ही माध्यम है, तो हम लोग अपवर्तन में पढ़े थे कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वो अपने स्थान से बदल जाती है, अपना दिशा बदल लेती है। तो जैसे ही प्रकाश अब तारा से निकला और हमारा नेत्र जो है वो बहुत दूरी पे है, तो उसके बीच में बहुत सारा माध्यम है। मान के लिए 1 माध्यम है, 2 माध्यम है, 3 माध्यम है, 4 माध्यम है। और जैसे ही यहाँ से प्रकाश आएगा तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन वो आएगा यहाँ, फिर इसको जाना चाहिए था लेकिन जाएगा इधर। तो वो अपना स्थान, वो अपना दिशा हमेशा बदलते रहता है, जिस कारण हमें लगता है कि प्रकाश जो है तारा का वो क्या है, टिमटिमा रहा है, घट या बढ़ रहा है। इतने तरीके से आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबरिया में पूछता है। चलिए देखते हैं बोलता क्या है कि जब श्वेत प्रकाश अर्थात सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का नाम से लग रहा है वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण मतलब होता है अलग करना। मतलब कि जब वर्ण को अलग अलग कैटेगरी में बांट दीजिएगा तब वो कहलाता है आपका वर्ण विक्षेपण। तो इसको करेंगे किसको, तो सूरज के प्रकाश को क्या करेंगे कि जैसे ही सूरज का प्रकाश आएगा तो हम करेंगे क्या कि उसके बीच में क्या करेंगे, प्रिज्म लगा लेंगे। और जैसे ही प्रिज्म को लगाते हैं तब ये जो सूरज का प्रकाश होता है उसको कितने रंगों में विभक्त करता है, तो 7 रंगों में विभक्त करता है। और यही घटना आपका कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे लिखा है कि जब रंगीन प्रकाश को एक पट्टी के ऊपर जाता है, मतलब कि जैसे ही प्रिज्म से होकर गुजारे तो प्रिज्म से आपका रंगीन प्रकाश निकलता है, और इस प्रिज्म को या इस रंगीन प्रकाश को जैसे ही आप कोई पट्टी पे उतारिएगा तब इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। मतलब कि जैसे ही प्रिज्म है, प्रिज्म से आप सूरज के प्रकाश को गुजारे तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और 7 रंगों को जहां हम एक साथ एक पट्टी पे उतारेंगे, एक जगह उतारेंगे, वो जो जगह आपका होगा वर्णपट या उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रम करेंगे। अब अगर बात करें स्पेक्ट्रम का या वर्णपट का, उसमें कलर कौन कौन होता है, मतलब 7 रंग में जो बटता है उसमें कौन कौन होता है, तो पहला आपका होता है लाल, दूसरा होता है नारंगी, तीसरा होता है पीला, चौथा होता है हरा, 5वां होता है नीला, छठा होता है जामुनी और 7वां होता है बैगनी। मतलब यही 7 रंग जो है, ये 7 रंग आपको कब बनता है, जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है। मतलब कि जब आप सूरज के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारिएगा तो यही 7 रंग आपको वर्णपट या स्पेक्ट्रम पे प्राप्त होता है। आगे बोलता है कि इस स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो होता है भैया आपका लाल होता है और सबसे नीचे जो आपका होता है क्या होता है, बैगनी होता है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भैया बताइए स्पेक्ट्रम जो हुआ, वर्णपट जो हुआ, उसमें सबसे ऊपर कौन रंग होता है, तो भैया कौन रंग होता है, लाल होता है। और सबसे नीचे आपका कौन रंग होता है, बैगनी होता है।
तो ये आपका रहा वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आपको लिखना कैसे है। आपको एक वर्णपट वहां पे आप कोशिश कीजिएगा कि एक वर्णपट बना दे, वर्णक्रम बना दे, है ना, ताकि आपको एग्जामिनर पक्का 2 में 2 नंबर आपको देकर चला जाए। संयोजन अभिक्रिया। अब आगे आपका जो संयोजन है, ये विद्युत धारा का चैप्टर, विद्युत धारा यूनिट में पढ़ना है आपको, विद्युत धारा में पढ़ना है। तो संयोजन क्या बोलता है कि जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अवयव, अब विद्युत अवयव में आपका विद्युत बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, सेल हो सकता है, इसको जब आप परिपथ में विशेष प्रकार से जोड़ते हैं तो इनका जो संयोजन हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजन या संयोजन। आगे बोलता है कि संयोजन के प्रकार कितने होते हैं। तो भैया संयोजन के जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। पहला जो आपका श्रेणी क्रम है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि जब प्रतिरोध या उपकरण को, मतलब प्रतिरोध रजिस्टर्स हो या उपकरण जो भी आपको हो, बल्ब हो, पंखा हो या कोई भी उपकरण हो, अगर एक के बाद एक इस प्रकार जोड़ते हैं कि धारा के लिए केवल एक ही मार्ग हो, मतलब आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आपस में सभी यंत्र को जोड़ना है कि विद्युत धारा एक ही मार्ग से जाता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ से एक ही मार्ग ये धारा आ रहा है, इसमें एक हम यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ दिए, तो ये 3 उपकरण को हमने एक ही लाइन में जोड़ा, एक ही सीरीज में जोड़ा, तो ये आपका कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब आगे देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषता क्या होती है, क्योंकि आप जितना पॉइंट बाय पॉइंट बना कर रखिएगा उतना एग्जामिनर आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर देगा। तो विशेषता में क्या है कि सभी अवयव में धारा समान होती है। बता रहे थे कि विशेषता क्या होता है, तो विशेषता क्या है कि सभी अवयव में समान धारा मिलेगी। जैसे ही आप मान के चलिए एक रूम है, अब एक रूम में आप 2 पंखा और एक पंखा, मतलब 2 बल्ब और एक पंखा चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ बल्ब के पास थोड़ा कम धारा, मतलब करंट जाएगा और पंखा के पास थोड़ा ज्यादा जाएगा, मतलब सबके पास वो समान रूप से धारा जाता है। तो ये सबसे पहला गुण होता है कि मतलब जो भी धारा जाएगा वो सबके पास क्या जाएगा, समान रूप से जाएगा। अगर आपको समान श्रेणी क्रम में अगर आपको कुल प्रतिरोध निकालना है, मतलब आप जितना लगाए हुए हैं, जैसे R1 है, R2 है, R3 है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, R मतलब कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मेरे यहाँ तो 3 को है, अगर आपके यहाँ डॉट डॉट है तो उसको RN तक लिख सकते हैं। मतलब आपका जितना उसमें उपकरण लगा हुआ उस सबको मान आप कैसे लिखिएगा, तो श्रेणी क्रम में लिख के उसको ऐड कर लीजिएगा, तो उसका आपका क्या निकलेगा, कुल प्रतिरोध निकलेगा। आगे बोलता है कि एक अवयव खराब होने पर पूरा परिपथ बंद हो जाता है। श्रेणी क्रम में एक विशेषता पाया जाता है कि जैसे ही आप एक रूम में है, अगर आप श्रेणी क्रम में उसको जोड़े हुए हैं, मान के चलिए अगर एगो बल्ब आपका खराब हो गया, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 को जुड़ा हुआ, अगर मान के चलिए ये जो आपका उपकरण है अगर ये खराब हो जाएगा तो इसके पास भी करंट नहीं आएगा, इसके पास भी करंट नहीं आएगा, मतलब पूरा का पूरा परिपथ जो है वो आपका बंद हो जाएगा। आगे बोलता है उपयोग। उपयोग कहाँ होता है, हीटर में होता है, फ्यूज में होता है। जैसे कि आपका जो फ्यूज होता है घर में, अगर वो फ्यूज खराब हो जाए तो क्या फ्यूज के बाद सभी जगह पे लाइन जाता है, करंट जाता है, नहीं जाता है। और हीटर में बात कीजिएगा तो हीटर में एक तार का बड़ा श्रृंखला बना रहता है, और जैसे ही श्रृंखला में से अगर कहीं पर भी एगो तार छूट जाए, एगो तार कट जाता है, तो पूरा के पूरा हीटर का कनेक्शन छूट जाता है, पूरा का पूरा हीटर काम करना आपका बंद कर जाता है। मतलब वो किस क्रम में है, आपका श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले हमने देखा संयोजन क्या है, संयोजन के प्रकार कितना था, 2 था, एक श्रेणी क्रम था। अब हम लोग देखते हैं इसका जो दूसरा प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर नाम से ही लग रहा है कि वो समांतर पे होगा, समांतर नाम से लग रहा है कि वो क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। तो बोल रहा है कि जब प्रतिरोध या उपकरण को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि धारा के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हो, मतलब कि जब इस संयोजन की बात करेंगे, समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे, तो इस संयोजन में होगा क्या कि जो धारा प्रवाहित हो रहा है उस धारा के लिए एक मार्ग न होकर अधिक मार्ग बन जाता है। जैसे कि बात करें यहाँ से आपका जो धारा जा रहा है, धारा के बाद क्या हो रहा है कि आपका एक मार्ग इधर बन जा रहा है, एक मार्ग ये बन रहा है और तीसरा मार्ग आपका ये बन रहा है। मतलब धारा के लिए जब आपका एक से अधिक मार्ग बन जाता है तब उसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या था कि धारा एक ही मार्ग से गुजरता था। आगे क्या है कि जो आपका समांतर क्रम है उसकी विशेषता क्या है, तो लिखा हुआ है सभी शाखाओं पर विभवांतर समान होती है।
उसमें सभी जगह मतलब जो सभी उपकरण था उसके पास का धारा समान था, लेकिन यहाँ पे जितने भी शाखा है इस सभी का जो विभवांतर होगा उसका विभवांतर आपका क्या होगा, तो भैया आपका विभवांतर समान होगा। दूसरा बोल रहा है कि अगर आपको जो इसमें रजिस्टर लगा हुआ R1 R2 R3 अगर इसका कुल प्रतिरोध निकालना है, इसका कुल मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बोलता है आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मेरे पास 3 गो है तो हमने 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखा। अगर आपके पास इससे ज्यादा है तो आप जितना ज्यादा आपके पास होगा उतना तक आप लिख सकते हैं। तो ये आपका होता है कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र। आगे बोलता है कि एक अवयव खराब होने पर अन्य चलते रहते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे घरों में जो मतलब विद्युत धारा का कनेक्शन होता है वो आपका होता है समांतर क्रम में, क्योंकि अगर आपका पंखा खराब हो जाए तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा रूम में सब काम करना बंद कर देगा। आपका पंखा खराब हो गया तो सिर्फ आपका पंखा ही नहीं चलेगा, बाकी आपके रूम में जो भी उपकरण होगा उससे लगा हुआ वो सभी चलता है। तो क्या चलता है, क्योंकि उसका जो हम लोग क्रम में संयोजन किए वो आपका कौन सा क्रम है, समांतर क्रम संयोजन है। आगे बोलता है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो घर का जो वायरिंग करते हैं उसमें आपका समांतर क्रम होता है, या बिजली के उपकरण में जो भी होता है कनेक्शन किया जाता है उसमें भी क्या होता है आपका समांतर क्रम संयोजन होता है। तो हमने पढ़ा था संयोजन क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा एग्जाम में, संयोजन का डिफिनेशन लिखिएगा। फिर आपको संयोजन के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार, एक था आपका श्रेणी क्रम, दूसरा आपका था समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है इसका डिफिनेशन लिख के इसका एक डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम हमेशा हम बार बार बोल रहे हैं आपको डायग्राम पेंसिल से बनाना है। उसके बाद उसका जो विशेषता है और उस श्रेणी क्रम संयोजन को हम यूज कहाँ पे करते हैं वो लिख लेना है। फिर आपका दूसरा आता था समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम का डिफिनेशन लिखना है, उसका एक बड़ा सा क्लियर साफ एक डायग्राम बनाना है, फिर उसका विशेषता लिखना है, फिर आपका उपयोग लिखना है। अगर इतना चीज आप कर देते हैं तो आपका जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपको 5 में 5 नंबर देकर जाएगा। आगे आपका फिजिक्स में जो वीवीआई क्वेश्चन है वो आपका उत्तल एवं अवतल दर्पण में अंतर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर पूछेगा ही, और ये आपका कहीं ना कहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 5 नंबरिया रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछेगा। तो बोलता क्या है कि उत्तल एवं अवतल दर्पण को में अंतर क्या होता है। तो जैसे ही अंतर की बात करेगा तो सबसे पहला अंतर में याद रखिएगा, आपको एग्जाम हॉल में कम से कम आपको 3 अंतर लिखना है। अगर आप 3 अंतर से कम लिखते हैं तो आपको नंबर 9 के बराबर मिलेगा, और अगर आप सिर्फ 3 नंबर लिखते हैं, 3 अंतर लिखते हैं, आपको 5 नंबर में से 3 से 4 नंबर मिलेगा, पूरा आपको मिलने को नहीं है। तो सबसे पहला अंतर बोलेंगे कि अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा रहता है। मतलब अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की ओर घुमा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण जो होता है आपका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। जैसे कि अगर डायग्राम की बात करें तो ये जो आपका है ये आपका होता है उत्तल दर्पण। तो इसमें जो आपका परावर्तक सतह वो बाहर की ओर उभरा हुआ है, और ये जो आपका है वो आपका है अवतल दर्पण। तो इसमें जो आपका परावर्तक सतह है, लेंस हम बना दिए, ए भाई काट रहे तनका काट ले बे, गलती हो गई। 10 नंबर दोबारा कर ली है। क्या है आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहला अंतर आपको लिखना है कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो आपका क्या होता है कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है। दूसरा बोलता है कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। मतलब अवतल दर्पण जो होता है वो आने वाली प्रकाश किरणों को एक जगह पे ऑब्जर्व करता है, एक जगह पे क्या लाता है, जाकर इकट्ठा कर देता है, केंद्रित कर देता है। दूसरा बोलता है कि उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश किरणों को फैला देती है। अवतल जो है वो एक जगह पे खींच के लाता है, एक जगह पे जमा करता है, और उत्तल जो होता है आपको फैला देता है। तीसरा आपका बोल रहा है कि अवतल दर्पण जो होगा अगर उसमें प्रतिबिंब की बात करें तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आपका वो वास्तविक होगा और आभासी होगा। मतलब हो सकता है वो जो प्रतिबिंब बना है किसमें, तो अवतल दर्पण में जो बना है वो आपका वास्तविक भी होगा और आभासी होगा, मतलब दोनों प्रकार का बन सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है और साथ ही छोटा बनता है। मतलब वस्तु जो रहेगा वस्तु की अपेक्षा में उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा आपका क्या बनेगा,
छोटा बनेगा। आगे बोलता है कि अवतल दर्पण का जो है प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है और छोटा भी बनता है। मतलब प्रतिबिंब अवतल दर्पण में आपको बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है, लेकिन एक बात यह है कि इसमें जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। आगे बोलता है कि अगर उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो हम लोग शेविंग मिरर में यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं, और दांत आंख कान के जो डॉक्टर होते हैं वो भी आपका यूज करते हैं अवतल दर्पण का। अगर उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करें तो वाहन का जो रियर मिरर होता है, सड़क सुरक्षा पे जो लगाते हैं उस जगह पे जो यूज करते हैं वो आपका होता है उत्तल दर्पण। तो ये आपका रहा उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर। तो अभी तक जो हम सीरीज किए थे वो कहीं ना कहीं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब केमिस्ट्री में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, और जो भी हम आपके पास केमिस्ट्री का भी संग्रह ला है वो कहीं ना कहीं वीवीआई क्वेश्चन होने जा रहा है। तो चलिए बारी बारी से केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो जैसे ही सीरीज स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है संचारण। संचारण जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग लगना। मतलब क्या होता है कि देखते हैं कि लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि वो संचारित हो गया या उस पर जंग लग गया। बोलता क्या है कि जब कोई धातु वायु, नमी या अम्ल आदि के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होकर अपने यौगिकों में बदल जाती है, तब इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संचारण बोलेंगे। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई धातु रहेगा तो धातु संचारण होगा तब जब उस वायु आएगा या नमी आएगा या अम्ल आएगा। धातु के संपर्क में जब वायु आएगा, नमी आएगा या अम्ल आएगा तब होता क्या, उसके प्रभाव में आने के कारण वो धीरे है और किसमें बदलता है, तो वो अपने ऑक्साइड या सल्फाइड में बदल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संचारण अर्थात जंग का लगना। आगे बोलता है उदाहरण क्या है, तो लोहा पर जो जंग लग रहा है, तो लोहा पर जो जंग लगना है वो क्या बनाता है, वो ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर चांदी पे जो काला रंग पड़ जाता है, चांदी पे जो जंग लगता है, जो संचारण होता है, तो उस पर काले रंग की परत आ जाती है, तो इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। अब बात आता है कि जो संचारण होता है इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है। तो संचारण का डिफिनेशन बोलता है कि जब धातु किसके संपर्क में आ जाए, वायु, नमी या अम्ल, तो अब आपको इसके संपर्क को रोकना है। तो इसके संपर्क को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पेंट कर देना पड़ेगा या इस पे ग्रीस लगा देना पड़ेगा। क्या होता है कि हमारे घरों में का जो दरवाजा होता है, जो खिड़कियां होता है, उसे हम लोग क्या करके रखते हैं, पेंट करके रखते हैं। तो इसका कारण ये नहीं है कि वो आकर्षक दिखे, इसका सबसे पहला रीजन क्या है कि उसको हम लोग क्या बचा रहे हैं, जंग लगने से बचा रहे हैं, संचारण करने से बचा रहे हैं। दूसरा आपका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कहने का मतलब हुआ कि जस्तीकरण, इसको भी हम लोग बोलते हैं। मतलब कि जब धातु के ऊपर आप जस्ता का परत चढ़ा लीजिएगा तब इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, हम लोग धातु के ऊपर जिंक का परत चढ़ा देते हैं, तो इसको बोलते हैं जस्तीकरण। आगे क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कहने का मतलब हुआ उसको लगातार साफ करना, उस पर विद्युत धारा प्रवाहित कर देना। अब जैसे ही विद्युत धारा उस पर प्रवाह कर दीजिएगा तो वो नमी के संपर्क में नहीं आ पाता। और आगे लिखा हुआ है मिश्र धातु का बनना, जैसे कि स्टील जो होता है वो मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। और आपके घरों में या हमारे घरों में जो स्टील का बर्तन होता है, जो लोटा हो गया, जो गिलास हो गया, जो चम्मच हो गया, ये सभी स्टील से बना होता है और इस पे आप कभी भी जंग लगा हुआ नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मिश्र धातु का यूज करेंगे। तो मिश्र धातु पे क्या नहीं लगता है, संचारण नहीं होता है। ये जो आपका संचारण क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम हॉल में जो पूछेगा वो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और श्योर है कि पूछेगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन है कि खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है। तो ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहीं ना कहीं 5 नंबर का क्वेश्चन होने जा रहा है।
कि खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप अंतर लिखने जाए तो आपको अंतर किसके बीच बोल रहा है लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप उसे डिफिनेशन कर दीजिएगा, डिफाइन कर लीजिएगा। तो बोलता क्या है कि खनिज क्या है और दूसरा आपको बोल रहा है अयस्क क्या है, तो दोनों को आप कोशिश कीजिए कि 1 से 2 लाइन में उसे परिभाषित सबसे पहले कर देवे। तो खनिज क्या बोलता है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनके यौगिक उपस्थित होते हैं उसे खनिज कहते हैं। मतलब कि प्रकृति में या पृथ्वी की बात करें उसमें वैसा पदार्थ जो कैसे पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और उसमें आपको क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए या धातु के ऑक्साइड होना चाहिए, तब उसे बोलते हैं खनिज बोलते हैं। दूसरा आपका है अयस्क, तो वे खनिज जिनसे धातु को आसानी से और आर्थिक रूप से प्राप्त किया जा सके अयस्क कहलाता है। मतलब खनिज तो वह हुआ कि जो प्रकृति में पाया जाता है, और वैसा खनिज जिससे हम आसानी से किसी भी धातु को निकाल सकते हैं, कम पैसा में निकाल सकते हैं, तो वो जो आपका होता क्या होता है, अयस्क होता है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि धातु मतलब अयस्क और खनिज में अंतर क्या है, तो आप लिखिएगा अयस्क एवं खनिज में अंतर निम्नलिखित है, और पेज को 2 भागों में बांट लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा खनिज और एक तरफ लिखिएगा अपना अयस्क। एक तरफ क्या लिखेंगे, खनिज, और एक तरफ लिखेंगे अयस्क। अब जो आपका सबसे पहला जो डिफिनेशन था उस डिफिनेशन को लिख सकते हैं। तो खनिज का डिफिनेशन बोल रहा था कि प्राकृतिक पदार्थ जिनसे धातु या प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या धातु के यौगिक हो। जैसे हम लोग डिफिनेशन में बोले थे कि प्रकृति का वे सभी पदार्थ जिनमें क्या होना चाहिए, या तो धातु होना चाहिए या धातु के यौगिक होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, खनिज बोलते हैं। अयस्क क्या बोलता है कि वे खनिज जिनसे धातु निकालना लाभकारी हो, आसानी से निकल जाए, जब वैसे खनिज जिनसे आसानी से निकल सकते, धातु निकल सकते, वो आपका अयस्क कहलाएगा। दूसरा है कि खनिज जो होता है कम या अधिक दोनों हो सकती है। मतलब कि प्राकृतिक की बात है, प्रकृति में पाया जाता है, तो खनिज जो है वो आपका कम भी हो सकता है और अधिक मात्रा में भी हो सकता है। लेकिन अयस्क की बात करें तो धातु की मात्रा अधिक होती है। मतलब जो खनिज हम निकाल रहे हैं उस खनिज में जो अयस्क होगा वो अयस्क क्या होता है, उस अयस्क में जो धातु की मात्रा है वो धातु की मात्रा क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है। तीसरा आपका बोल रहा है कि सभी खनिज उपयोगी नहीं होता है। मतलब प्रकृति में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम खनिज कह सकते हैं, लेकिन क्या सभी खनिज आपके लिए उपयोगी है, तो उपयोगी नहीं है। लेकिन अयस्क जो होता है वो हमेशा उपयोगी होता है। अयस्क उपयोगी क्यों होता है, क्योंकि इससे धातु का निष्कर्षण होता है, धातु को निकालते हैं। चौथा बोलता है कि धातु निकालना महंगा पड़ सकता है। मतलब खनिज जो है उसे धातु जो आप निकालिएगा वो हो सकता है तो महंगा पड़ सकता है, लेकिन जो अयस्क होता है अगर इस अयस्क से धातु को आप निकालिएगा तो ये क्या होता है, सस्ता और लाभकारी होता है। अगर बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण में आपके खनिज में मिट्टी हो सकता है, चूना पत्थर हो सकता है, बॉक्साइड हो सकता है। लेकिन अगर बात करें अयस्क का, तो बॉक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और हेमाटाइट जो होता है वो लोहा का अयस्क होता है। तो ये जो आपके सामने रहा है खनिज और अयस्क में अंतर रहा है, और ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा वो कहीं ना कहीं 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। मतलब कि लॉन्ग आंसर दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा। आगे आपके सामने है रासायनिक अभिक्रिया को समझाए। तो अभिक्रिया और रासायनिक कहने का मतलब हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा और मिलकर कोई नया चीज बनाता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग हो, तब इसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। डिफिनेशन की बात करें तो लिखा हुआ है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब इसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आगे बोलता क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। मतलब अभिक्रिया तो अब हो रहा है, तो उस अभिक्रिया में जो तत्व या पदार्थ भाग ले रहे हैं, मतलब जिसके कारण अभिक्रिया हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो अभिकारक बोलते हैं। आगे बोलता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। मतलब कि अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है आपका अभिकारक, और जो उससे बन रहा है, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो आपका कहलाता है प्रतिफल या उत्पाद। जैसे कि अगर बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है,
अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये दोनों आपका हो गया अभिकारक। और बात करें हाइड्रोक्लोराइड, तो ये आपका अभिक्रिया के बाद बन रहा है, तो ये आपका होता है प्रतिफल या उत्पाद। अब जैसे ही आपके क्वेश्चन में पूछेगा, तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में हो सकता है तो 2 नंबर में पूछ सकता है और 5 नंबर में पूछ सकता है। तो हम आप अगर 2 नंबर में पूछता है तो आप इसको कैसे लिखिएगा, और 5 नंबर में अगर पूछता है तो आपको कैसे लिखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछे तो आपको क्या करना है कि रासायनिक अभिक्रिया का लिख लेना है, उसका उसमें जो अभिक्रिया प्रतिफल कहलाया, जो उससे बन रहा है आप जो भाग लिया अभिकारक कहलाया, और जो उससे बना हुआ आपका क्या कहलाया, तो प्रतिफल या उत्पाद कहलाया। इतना चीज को लिखने के बाद आपको एक जैसे दे देना है, इतना पे अगर छोड़ दे तभी भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे तब आपको जो अभिक्रिया होगा उसके प्रकारों को लिखना पड़ेगा, और लिखने के साथ साथ आपको इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। वो डिफाइन आप एक लाइन में कीजिए, एक वर्ड में कीजिए, एक से 2 लाइन में कीजिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसको डिफाइन नहीं कीजिएगा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। और जब तक लॉन्ग से नहीं लिखिएगा, दीर्घ से नहीं लिखिएगा, विस्तार से नहीं लिखिएगा, आपको कॉपी चेक करने वाला उसमें 5 नंबर नहीं देगा। अब इसमें बोलता क्या है कि आपका सबसे पहला अभिक्रिया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन या संश्लेषण करने का मतलब हुआ कि जब 2 यौगिक आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाता है तब संयोजन। दूसरा है वियोजन, तीसरा आपका है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, चौथा है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया, पांचवा आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया कहता क्या है कि जब किसी भी तत्व में या अभिक्रिया में जो भी भाग ले रहे हैं उसका आप स्थान बदल दे रहे हैं। अब इस स्थान बदलने के क्रम में अगर आप एक का स्थान बदल रहे हैं तो वो आपका कहलाता है एकल विस्थापन, और दोनों का स्थान बदल रहे हैं तो आपका कहलाता है द्विविस्थापन। इसी तरह से आपको बारी बारी से जो भी डिफिनेशन है, जो भी अभिक्रिया के प्रकार है, उसको आपको 1 से 2 लाइन आगे आपका केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है विरंजक चूर्ण क्या है। इसमें आपको पूछेगा, आपको बोल देगा साहब कि इसका आप रासायनिक नाम लिखिए, इसका सूत्र लिखिए, और इसका जो उपयोग होता है ये लिखिए। अगर इतना चीज अगर पूछता है तो ये आपके एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर में। अगर साथ में आपसे पूछ ले कि इसके बनाने की विधि क्या है, तब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5 नंबर का। तो आपको लिखना कैसे है चलिए हमको बताते हैं। सबसे पहले आपको लिखना विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण का आपको सबसे पहले डिफिनेशन लिखना। बोलता क्या है कि विरंजक चूर्ण एक श्वेत रंग का रासायनिक पदार्थ है। मतलब विरंजक चूर्ण होता क्या है, तो ये उजला या श्वेत रंग का है, वो क्या है, रासायनिक पदार्थ है, जिसका उपयोग वस्त्रों को सफेद करने में, जल को शुद्ध करने में या कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। बोलता क्या है विरंजक चूर्ण क्या है, तो एगो श्वेत रंग का, उजला रंग का एगो रासायनिक पदार्थ है। उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो वस्त्रों को सफेद करने में करते हैं, जल को शुद्ध करने में करते हैं, या कीटाणु को नाश करने में करते हैं, कीटाणु नाशक के रूप में करते हैं। आगे बोलता है कि इसे चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से बनाया जाता है। मतलब आप बात करेंगे कि विरंजक चूर्ण को बनाया कैसे जाता है, तो जो आपका चूना होता है उस चूने पर जब आप क्लोरीन गैस को, मतलब चूना को जब आप क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराइएगा तब जो बनता है वो आपका क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। मतलब चूने पर जब आप क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराइएगा तब आपका क्या बनता है भैया, तो आपका बनता है विरंजक चूर्ण। अगर बात करें कि विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका सूत्र होता है CaOCl2। अगर बात करें कि इसका उपयोग क्या होता है, क्योंकि यहाँ बोला था आपका रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम हम लिख दिए। दूसरा बोल रहा था सूत्र, तो सूत्र होता है आपका CaOCl2। और तीसरा आपका बोल रहा था उपयोग, तो उपयोग कहाँ होता है, तो कपड़ा व सूती वस्त्रों को सफेद करने में। दूसरा क्या है कि पानी, पीने के पानी में जो हम जो पानी को पीने में उपयोग करते हैं, उपयुक्त करते हैं, तो उसमें जो कीटाणु रहता है उस कीटाणु को मारने में, मतलब कि इसको शुद्ध करने में। तीसरा बोलता है ऑक्सीकारक के रूप में। और चौथा है स्विमिंग पूल व नालियों के सफाई में, मतलब कि जब आपके घर के आसपास में नाली रहता है तो उसमें जब गंध आने लगे उसमें आप विरंजक चूर्ण का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए तो वहां से गंध आना बंद हो जाता है, मतलब हमने उसकी सफाई कर दिया। और आगे लिखा हुआ क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में। तो ये आपका रहा विरंजक चूर्ण। करना क्या, सबसे पहले आपको लिखना है विरंजक चूर्ण होता क्या, इसका डिफिनेशन। उसके बाद इसका जो रासायनिक नाम है वो लिखना है।
उसके बाद जो इसका सूत्र है वो लिखना है, उसके बाद आप व्यंजक चिन्ह का उपयोग कहाँ करते हैं ये लिख दीजिएगा। आपका एग्जामिनर जो होगा पूरा में पूरा नंबर देकर जाएगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन है धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर। ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके इस बार का है, 2026 के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि धोवन सोडा क्या होता है और बेकिंग सोडा क्या होता है। तो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप किसी भी चीज में अंतर लिखने जा रहे हैं और अंतर लिखने से पहले अगर उस चीज को आप डिफाइन कर सकते हैं, उस चीज का परिभाषा आपको याद है, तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप दोनों का परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले आपका क्या था, बोल रहा था कि धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर लिखना है। तो हमने बताया था कि दोनों को सबसे पहले क्या करना है, आपको परिभाषा लिखना है। धोवन सोडा क्या होता है, तो धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट का जलयोजित रूप है। मतलब कि धोवन सोडा जो होता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट में जब जल को मिला जाते हैं, जल योग हो जाता है उसमें, तब उसका जो रूप होता है उसको बोलते हैं हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं। अब बात करते हैं कि उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग मुख्यतः कपड़ा धोने में, पानी को मुलायम बनाने में और किसी भी उद्योग कल कारखानों में उपयोग करते हैं। और दूसरा आपका था अंतर लिखने में क्या था, बेकिंग सोडा। अगर बात करें बेकिंग सोडा तो बोलता है कि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। मतलब कि सोडियम के साथ जब हाइड्रोजन और कार्बन को मिला देते हैं तो उससे जो बनता है आपका बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो भोजन बनाने में करते हैं और बेकिंग पाउडर में करते हैं। साथ ही साथ आपका जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग हम लोग औषधि के रूप में भी करते हैं। अब आपका क्वेश्चन परिभाषा तो लिखना नहीं बोल रहा था, आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों में अंतर बताइए, तब हम दोनों में अंतर लिखेंगे। अगर आपको नॉर्मल अगर डिफिनेशन पता है तो आप सीधे लिख सकते हैं, पेज को दो भागों में बांटिए, एक साइड में लिखिए बेकिंग सोडा, एक साइड में लिखिए धोवन सोडा, और दोनों में जो अंतर है वो आप लिख सकते हैं। अगर आप बढ़िया से पढ़ के गए हैं तो आप इसको इसमें एक और टेबल बना सकते हैं। टेबल में आप लिखिएगा कि जो अंतर लिख रहे हैं उसमें आप क्या डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डाला आधार, तो आधार में क्या है कि आप किसके किसके बीच में अंतर डालना है, आपका बेस क्या है। तो आपका बेस क्या है, आपका धोवन सोडा और बेकिंग सोडा, क्योंकि इसी दोनों में आपको अंतर बताना है। अब स्टार्ट करेंगे अंतर लिखना। तो सबसे पहले हम दोनों का रासायनिक नाम लिखेंगे। तो जो आपका धोवन सोडा है इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और जो आपका बेकिंग सोडा है उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। अब बात करेंगे कि दोनों का सूत्र क्या होता है। तो धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 * 10H2O। अगर बात करें बेकिंग सोडा का सूत्र का तो ये होता है NaHCO3 होता है। अगर बात करें कि प्रकृति कैसी होती है, मतलब दोनों का व्यवहार कैसा होता है, तो जो धोवन सोडा है वो प्रबल क्षारीय होता है। प्रबल एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। तो जो धोवन सोडा है वो आपका प्रबल होता है, और जो आपका बेकिंग सोडा है वो आपका हल्का होता है। एज इसको हम लोग दुर्बल कह सकते हैं, कमजोर शब्द। अब आगे बात आता है उपयोग, मतलब दोनों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो जो आपका धोवन सोडा है उसका उपयोग हम लोग करते हैं कपड़ा धोने में और जल को मुलायम करने में, मतलब कि जल की जो कठोरता है उसको दूर करने में। अगर बात करें बेकिंग सोडा का तो केक बनाने में करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं, और साथ ही औषधि बनाने में करते हैं। आगे आपका है कि जब आप बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो बोला है कि पानी खोकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है, और ये जो है आपका क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ आपका CO2 गैस जो होता है वो निकालता है। अगर बात करें रूप में तो जो आपका सोडियम धोवन सोडा होता है वो आपका बड़े क्रिस्टल होता है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है आपका बड़ा क्रिस्टल होता है, और जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो आपका महीन और छोटा छोटा टुकड़ा होता है। तो ये आपके सामने रहा कि धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर क्या होता है। अगर आप इस तरह से अपने एग्जाम हॉल में लिख कर आते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर कोई नहीं छीनने वाला है। आपका एग्जामिनर जो होगा वो खुशी खुशी आपको 5 नंबर देकर जाएगा। आगे है विकृत गंधिता क्या है। तो विकृत गंधिता बोलता है, विकृत गंधिता हमने चैप्टर में पढ़ाया था कि जब किसी खाने वाले पदार्थ से गंध आने लगता है तब उसे बोलते हैं विकृत गंधिता। कहने का मतलब हुआ कि जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाता है। मतलब कि जो भी तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ है
जैसे ही उसको वायु में आप वातावरण में छोड़ दीजिएगा तब वातावरण वायु में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर वो ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण जैसे ही हो जाता है तब वो खराब हो जाता है। अब खराब होने के बाद उनमें दुर्गंध आ जाता है और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। और विकृत गंधिता जो है आपका एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो खुले में जो रखा चिप्स का पैकेट है, जैसे कि आप चिप्स का पैकेट लाइए, थैला लाइए, उसको फाड़ कर कहीं रख दीजिए और थोड़े समय बाद खाइए तो उसका जो होता है स्वाद वो आपका बदल जाता है, तो वो भी आपका क्या होगा, विकृत हो गया अर्थात खराब हो गया। दूसरा बोलता है पुराना मक्खन जो होता है वो दुर्गंध देने लगता है। तीसरा बोलता है तेल का स्वाद कड़वा हो जाता है, मतलब तेल का उपयोग आप कीजिए, उसको खाली हवा में छोड़ दीजिए वैसे ही, तो धीरे धीरे वो तेल आपका क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है। आगे बोल रहा है आपका टॉपिक कि विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है। तो सबसे पहला उपाय होता है कि वायु रुद्ध डब्बा में रखना चाहिए, मतलब जो भी आपका खाद्य सामग्री है उसको वैसे जगह पर रखिए, वैसे डब्बों में रखिए, संग्रह करके जमा करके, जहां पे वायु अवरुद्ध हो, जहां पे वायु आना जाना नहीं कर सकती। दूसरा है कि ठंडी जगह पर रखना चाहिए। ठंडी जगह कहने का मतलब जहां का ताप कम हो, इसके लिए हम लोग घर में फ्रिज का उपयोग करते हैं। तीसरा बोला है नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए, धूप और नमी से दूर रखना चाहिए। तो जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विकृत गंधिता क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका जो परिभाषा होता है वो लिख देना है। दूसरा बोलता है कि विकृत गंधिता का उदाहरण क्या है, वो आपको 2-4 उदाहरण लिख देना है। और आप विकृत गंधिता मतलब कि जो खाने योग्य सामग्री है उसे बचा कैसे कर सकते हैं खराब होने से, तो ये जो आपका होगा रोकने के उपाय होगा, इसे आप लिख दीजिएगा। तो आपको एग्जामिनर ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो कहीं ना कहीं 2 नंबर का रहेगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन होने को है, तो आपको 2 में 2 नंबर देकर जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है। ये रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण हर हाल में आपके क्वेश्चन में पूछता है, और ये जो क्वेश्चन आपका होने को है, ये क्वेश्चन आपका होने को जा रहा है 5 नंबर का, मतलब कि 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा। रासायनिक समीकरण बोलता क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक, सूत्र या संकेत की सहायता से संक्षेप में लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि जब किसी भी अभिक्रिया को हम करा रहे हैं, अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है और उस अभिक्रिया में जो भी भाग ले रहा है, जो भी अभिकारक है या प्रतिफल है, उसे जब आप उसके प्रतीक से लिख दीजिएगा, उसे आप सूत्र से लिख दीजिएगा, उसे आप संकेत से लिख दीजिएगा, तब उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के जगह पे हम H लिख सकते हैं, अगर कहीं पे क्लोरीन है तो इसके जगह पे Cl लिख सकते हैं। तो ये जो इसका हुआ संकेत हुआ, सूत्र हुआ, तो इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आगे बोलता है कि इसमें अभिकारक, अगर बात करें कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो लिखते कैसे हैं, तो रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होता है, जो भाग लेने वाला होता है, उसे हम लोग बाएं ओर लिखते हैं। जो आपका उत्पाद बना है उसे हम लोग कैसे लेते हैं, तो दाएं ओर लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिखे कि H+O2 मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला तो बना आपका जल बना, तो इसमें क्या अभिकारक है, ये आपका किस ओर है, तो आपका बाएं ओर है, और जो आपका प्रतिफल बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है, वो आपका दाएं ओर है। आगे बोलता है कि रासायनिक समीकरण का जो हम लिखते हैं तो उसका विधि क्या होता है, तो आप बोलता क्या है, किसी भी अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से बाईं ओर लिखते हैं। मतलब जो अभिक्रिया में अभिकारक भाग ले रहा है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसके संकेत या सूत्र सहायता से लिखेंगे, और किस ओर लिखेंगे, तो भैया बाईं ओर लिखेंगे। ये पहला नियम हो गया लिखने की विधि में। दूसरा बोलता है कि अभिक्रिया के प्रतिफल या उत्पाद को समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। तीसरा बोलता है कि जो भी आपका अभिकारक है और जो भी प्रतिफल है उसके बीच में हम लोग क्या देंगे, तो तीर का निशान देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है, ये आपका अभिकारक है, ये आपका प्रतिफल है, दोनों के बीच में तीर का निशान दिए। आगे है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय जब आपको समीकरण बात कीजिएगा तो समीकरण के 2 प्रकार होता है। एक आपका होता है संतुलित समीकरण और दूसरा आपका होता है असंतुलित समीकरण। तो संतुलित और असंतुलित समीकरण आप कैसे कीजिएगा, इस बात का भी आपको याद रखना है। आगे बोलता है कि रासायनिक समीकरण से आपको क्या क्या सूचना मिलता है। रासायनिक जो भी समीकरण होगा इससे आपको सूचना क्या क्या मिलेगा, तो इस सूचना को आपको लिखना है। तो सूचना आपको क्या मिलता है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के संकेत की जानकारी मिल जाती है। मतलब जो भी अभिक्रिया हो रहा है
उसमें जो प्रतिफल है, उसमें जो उत्पाद बना, तो उसका संकेत क्या है, इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। दूसरा है कि आपको यह पता चलता है कि अभिकारक में जो है कौन पदार्थ मिल रहा है और कितने मात्रा में मिल रहा है। आगे बोलता है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणु, मतलब जो भाग ले रहे हैं उसे बोलते हैं अभिकारक। तो अभिकारक जो परमाणु है एवं अणु है, इसकी जो संख्या है, मतलब इसका जो अपेक्षित संख्या है, मतलब हमको कितना अमाउंट में चाहिए, इसकी जानकारी मिल जाती है। आगे बोलता है कि रासायनिक समीकरण जो लिखेंगे तो उसमें जो अभिक्रिया हो रहा है, इसके फलस्वरूप जो प्रतिफल बन रहा है, तो उसमें जो प्रतिफल का जो परमाणु है या अणु है, इसकी भी संख्या हमको पता चल जाता है। आगे बोलता है कि रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक है और जो प्रतिफल है, समीकरण में एक प्रतिफल रहेगा, एक अभिकारक रहेगा, तो इसके जो मोल है, इसके अनुपात का आपको पता चल जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन, ये सभी जो टॉपिक आपका है वो क्या है कि रासायनिक समीकरण से आपको जो जो सूचना मिलता है वो है। आगे आपका है कि रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या है। तो हमने पहले बताया था कि रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। सबसे पहले आपको लिखना है परिभाषा, सबसे पहले आपको लिखना है परिभाषा, और परिभाषा के साथ आपको एक लिख देना है उदाहरण। क्या लिख देना है भैया, उदाहरण लिख देना है। उदाहरण के बाद इसके जो प्रकार होते हैं वो प्रकार को लिख देना है। उसके बाद इसका जो सीमा है वो लिख देना है, और इससे जो सूचना मिलता है वो लिख देना है। इस सभी चीजों को आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिख देना है। अगर इतना काम आप करके आते हैं तो आपका जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपको खुशी खुशी 5 नंबर देकर जाएगा। आगे जो आपके सामने है वो कहीं ना कहीं हम बायोलॉजी का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, किसका, बायोलॉजी का जो वीवीआई क्वेश्चन है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि पोषण क्या है, इसके विधि को लिखे। तो जैसे ही पोषण की बात करेंगे तो बोलता क्या है कि जीवों द्वारा अपने शरीर की वृद्धि, ऊर्जा या मरम्मत एवं जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए भोजन प्राप्त करने तथा उससे उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं पोषण। मतलब क्या हुआ कि हम सजीव है तो हमारे शरीर को हमको वृद्धि कराना है, साथ में हम जो काम कर रहे हैं हमको ऊर्जा चाहिए, या हम कहीं एक्सीडेंट कर जाते हैं, हमारा हाथ सर ये फूट जाता है, टूट जाता है, तो इसको हमको मरम्मत करना है। तो इन सभी चीजों को जो मरम्मत कराने में जो ऊर्जा लगता है वो ऊर्जा कहीं ना कहीं हमको कहाँ से मिलता है, तो पोषण में किए गए भोजन के फलस्वरूप मिलता है। आगे बोलता है कि पोषण की मुख्यतः विधि कितने होते हैं। तो बात करें पोषण की विधि का, तो पोषण के मुख्य रूप से आपका होता है 2 विधि होता है। एक में आपका होता है स्वपोषी और दूसरा आपका होता है परपोषी। एक में आपका होता है स्वपोषी और दूसरा होता है आपका परपोषी। और ये जो पोषण चैप्टर आपको होने वाला है, ये जो पोषण पूछने वाला है वो आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, दीर्घ क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण को डिफाइन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि पोषण की विधि कितना है। तो एक में जो विधि है वो आपका है स्वपोषी और दूसरा जो विधि आपका है परपोषी। और स्वपोषी, स्व मतलब होता है अपना, पोषी मतलब होता है भोजन बनाना। बोलता क्या है कि जब जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं सरल अकार्बनिक पदार्थ हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल या सूरज के प्रकाश से की उपस्थिति में करते हैं, तब इसे बोलते हैं स्वपोषी बोलते हैं। मतलब कि क्या बोलता है कि जब कोई भी सजीव प्राणी अपने भोजन की प्राप्ति खुद करता है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से करता है, या जो भी अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ मतलब क्या, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है या जल है या सूरज का पदार्थ है, इसकी सहायता से करता है, तब इसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। आगे आपका है कि स्वपोषी पोषण की विशेषता क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण की विशेषता क्या है कि स्वपोषी अपना जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है और साथ में इन्हें दूसरे जीवों पर निर्भर होना नहीं पड़ता। तीसरा बोलता है कि इस प्रक्रिया प्रकाश व क्लोरीन की उपस्थिति में होती है। मतलब स्वपोषी पोषण जो होता है उसमें प्रकाश का होना जरूरी है, साथ में क्लोरोफिल का होना जरूरी है। और ये जो क्लोरोफिल होता है आपका कहीं ना कहीं हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। आगे बोल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में निकलता है।
मतलब स्वपोषी पोषण जो होता है इसमें हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस जो होता है आपका उत्पाद के रूप में निकलता है। अगर बात करें स्वपोषी की, जैसे कि बात करें तो हरे पौधे और शैवाल आते हैं। आगे आपके पोषण की विधि में दूसरा है परपोषी पोषण। तो बोलता है कि इस विधि में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। परपोषी, पर मतलब होता है, परपोषी की बात करें जिसमें एक पर है, पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब होता है दूसरा, पोषी मतलब होता है भोजन के लिए। क्या होता है, भोजन के लिए। पोषी मतलब क्या होता है, भोजन के लिए। मतलब परपोषी कहने का मतलब हुआ इसमें जो भोजन की मतलब भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगा, तो जीव अपना भोजन अपने आप से स्वयं नहीं बनाता है, तो भैया क्या करता है, तो वो दूसरे पर निर्भर करता है। लिखा हुआ अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब आगे बात करता है कि परपोषी जो पोषण होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला आपका होलोजोइक, दूसरा आपका परजीवी, आपका तीसरा है परजीवी। अगर ये पोषण में आप इतना चीज लिख के आते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। बिट्टू स्टॉप कर भाई, तोरा चक्कर में चंदन में गुस्सा से चले गए घर। हो गया। तो ये जो आज का आपका सीरीज रहा कहीं ना कहीं आपके लिए ब्रह्मास्त्र रहा है। अगर आप ये वीडियो देखकर जाते हैं, आप साल भर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, अगर ये वन शॉट देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में कल्याण हो जाएगा। आप भली भांति नंबर से अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। तो हम विद्यार्थी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपके पास जो समय बचा है उस समय में इसे आप जरूर देख लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।